विभागाध्यक्ष, और वहां पर कई भूमिकाएं आप निभा चुके हैं। साथ साथ आप एमएटिस प्रोफेसर भी हैं फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हमारे साथ दिनेश नटानी जी भी हैं। दिनेश नटानी जी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं और कोटक के फ्रेंचाइजी मास्टर फ्रेंचाइजी आपके पास है। शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में आपका अच्छा खासा दखल है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले आपके पास आऊंगा दिनेश जी। इस तरह की खबर आने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? क्या जो निवेशकों के पास जो ऑप्शन थे वो लगातार कम होते जा रहे हैं, बेहतर ऑप्शन? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट रेट्स का ज्यादा होना हमेशा निवेश के दूसरे जो साधन है उनको कम करता है। हालांकि सभी अभी मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बार के लिए थोड़ा सा ऐसा सेटबैक सा लगता है प्राइमा फेसी, जो जॉब में है, जिनको रिटायरमेंट प्लानिंग जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, जो जॉब में विशेष तौर पे लगभग 6-6.5 करोड़ जो अकाउंट्स आप बता रहे हैं वो इतने ही है, तो उन लोगों को एक बार सेटबैक लगता है। बट अगर आप इवेंचुअली इसको देखोगे तो इकोनॉमी के लिए ये खराब भी नहीं है, क्योंकि अभी भी गारंटेड टैक्स फ्री रिटर्न जो है, इसके जरिए आपको टैक्स की छूट भी मिलती है, जो रिटर्न भी टैक्स फ्री है। तो वो चीज इस आज भी, और सारे इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी है उनमें ये सबसे ज्यादा अभी भी इंटरेस्ट इसमें 8.10 मिल रहा है, और कोई दूसरे में आज भी नहीं है। और अगर ज्यादा कोई फर्क भी नहीं है, जैसे 40 पैसे के आसपास कम हुआ है, निश्चित तौर पे एक बार सेटबैक लगता है। पर मुझे लगता है कि अगर पेट्रोल डीजल के प्राइसेस नहीं बढ़ाए और ये किया है, तो भी मुझे लगता है कि कोई इसमें इतना बुरा मुझे फिलहाल अभी नहीं लग रहा। इससे ज्यादा कम होगा तो जरूर कुछ अखरेगा। इससे ज्यादा कमाने पे अखरेगा, लेकिन आपको क्यों लगता है कि 400 रुपए 1 लाख रुपए पे कमाना ठीक है? क्यों नहीं? आपने खुद में कहा कि 8.10 अभी भी सबसे अच्छा है, तो 8.50 तो उससे भी अच्छा था। एम्प्लॉय के लिए इतना सा पैसा अगर आप जमा कर रहे हैं और एम्प्लॉय वहां पे जमा कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या थी? सरकार को क्यों देखिए, अखर रहा था इतना पैसा? हाँ, मैं उसके लिए आपको बताना चाहूंगा। बेसिकली क्या है, देखो, ये सरकार जो अकाउंट चलाती है, ईपीएफओ जो भी चलता है, इसके अंदर जो ये डिसाइड करने वाले लोग हैं उनमें एम्प्लॉइज भी होते हैं। जो सीबीटी डिसाइड करता है, उस सीबीटी में 10 लोग मेंबर्स, उसके एम्प्लॉइज की भी रिप्रेजेंटेशन उसके अंदर होती है। तो ये बहुत ज्यादा गहन सोच समझ के बाद में इसका डिसीजन होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर सपोज अगर ये अभी नहीं भी अगर इसको कम करेंगे, तो ये लॉस, इसमें लगभग 3500 करोड़ का लॉस आता अगर ये 8.50 देते। तो ईपीएफओ भी जो 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 बॉडी ऑफ ट्रस्ट है, वो भी अगर लॉस में जाएगा तो फ्यूचर उसका और खराब होगा, तो वो एम्प्लॉयज के लिए भी खराब ही है इवेंचुअली। तो हमें तो ये देखना भी पड़ेगा कि वो स्ट्रांग रहे, जहां से आपका पैसा, जो रिटायरमेंट प्लानिंग का पैसा जहां आपका इकट्ठा हो रहा है, वो भी स्ट्रांग रहनी जरूरी है, क्योंकि वो अगर लॉस में आ जाएगी तो फिर उसका भी कोई फायदा नहीं है ना। ये है मेरा कहने का। ईपीएफओ लॉस में जाएगा? अगर ऐसा करते तो लॉस में चला जाएगा। और प्रोफेसर सोमदेव ये भी कह रहे हैं दिनेश जी कि इसमें एम्प्लॉय के भी प्रतिनिधि होते हैं। जो भी क्या नाम संगठन है ईपीएफओ जो डिसाइड हाँ, करता है। सीबीटी इसको डिसाइड करता है, उसमें 10 लोग एम्प्लॉइज के भी रिप्रेजेंटेशन उसका रहता है। तो प्रोफेसर जो सोमदेव, तो सबकी सहमति से डिसीजन लिया गया है, और दिनेश जी का कहना है और ये जरूरी था करना, क्योंकि जो ना, नहीं तो ईपीएफओ संगठन ही घाटे में चला जाता। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, इसमें घाटे की कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि आप ये समझिए कि जो हमारी जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स हैं, ये उस कॉर्पस में जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल 283(1) है, उसमें ये फंड बना। अभी तक ये 8.5% था, उसके पहले और भी ज्यादा 8.65 भी था। और एक टाइम था जब बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसमें कोई शक नहीं। इससे जो नुकसान होगा, उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग एम्प्लॉइज हैं उनको इसका असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका कारण ये है कि ये जो फिक्स्ड इनकम का जो इन्वेस्टमेंट है, ये ही इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में उन लोगों को सिक्योरिटी देता है, उनको सेफ्टी देता है। इसलिए जाहिर है कि जब एक तरफ इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, आप रोज देखते हैं कि इन्फ्लेशन के जो फिगर्स आ रहे हैं, अभी आरबीआई ने भी ये मान लिया है कि भी हमारी जो टॉलरेंस लिमिट है 6% है, उससे हम कहीं आगे जा रहे हैं। और ये वर्ल्ड वाइड फिनोमिनन है, ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ही है। लेकिन अपन हिंदुस्तान की बात करें तो चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुई है, इसका मतलब ये है कि जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेरी कम हो जाएगी।
और जब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कम हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो रिटायरल बेनिफिट्स हैं उसमें कमी आएगी। ये एक बड़ा स्पष्ट और बड़ा क्लियर बात है। अब सवाल ये है कि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इसको करता है, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, अंडर द कस्टोडियन ये सब होता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें एम्प्लॉइज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, ये कतई महत्वपूर्ण नहीं है। अगर मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव ये कह भी दे वहां पर कि साहब आप इस इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करें, तो आप क्या समझते हैं कि उस सिंगल रिप्रेजेंटेटिव की बात मानी जाएगी? सिंगल नहीं सर, इसमें क्या है 10 मेंबर होते हैं। कोई हर्ज एंड नहीं है। बहुत रिसर्च के बाद में मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा ये कहना है सर कि पहली बात जो अभी इन्फ्लेशन की जो चल रही है, ये अभी सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है। पोस्ट कोविड हम इन्फ्लेशन लोग तो है ना साहब, इन्फ्लेशन तो है ना, वो बात सही है, लेकिन आप ये मानिए कि 8.10% आज किसी भी जगह टैक्स बेनिफिट्स के साथ में, टैक्स फ्री इनकम के साथ में, रिटायरमेंट प्लानिंग का कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बता दीजिए दूसरा जो है। एक काम करिए ना सर, पीपीएफ पे 7.1% है, करेक्ट। तो आप इसको पीपीएफ पर क्यों नहीं लाए? सर ये ईपीएफओ है, इसके अंदर तो आपको एम्प्लॉइज के लिए है ना, वो तो हाँ, एम्प्लॉइज के लिए है सर, हाँ। एम्प्लॉइज, यही मैं इसी बात पर मैं आपको पीपीएफ तो ओपन है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी कर सकता है, बिल्कुल 1.5 लाख तक का लिमिट है उसमें एटीसी का। बिल्कुल ठीक है। मेरा निवेदन ये है सर आपसे, जी सर, और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये कह रहा हूं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज पर कम होती है तो हमारा रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जाता है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, और बड़ा क्लियर है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी यामिनी जी आपको इस बारे में और भी ज्यादा बताएंगे। दूसरी बात, ये एक ऐसा चंक है, मुझे नहीं मालूम कि नाटानी साहब आपने 14th फाइनेंस कमीशन की ये सब रिपोर्ट पढ़ी या नहीं पढ़ी। 14th फाइनेंस कमीशन में ये साफ उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि केवल 4 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि एनएफएफ से पैसा नहीं उधार लेते हैं, जिसमें दिल्ली है, केरला है, अरुणाचल प्रदेश है और मध्य प्रदेश है, क्योंकि उनको जो पैसा मिलता है वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। यहां से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं वो 7.4% पर देते हैं, ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हैं जब साहब 7.4% पर दे सकते हैं तो साहब 8.1% पे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि एक ऐसा चंक जिसके पास ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है, आप उस वर्ग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका नाम है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड नहीं है। इसमें सर एक चीज और है साहब, आपको मैं जरा सा बता दूं कि पिछले अभी कुछ समय से इक्विटी में भी 15% नए जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं उसका 15% पोर्शन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है फंड मैनेजर्स के थ्रू। म्यूचुअल फंड्स एसबीआई और यूटीआई को इसमें अलाउ किया गया है। उनके रिटर्न्स पिछले साल के अच्छे रहे हैं, इस वजह से उनको लगभग 15% का रिटर्न उन्होंने अर्न किया है। अदरवाइज जो गवर्नमेंट के ईटीएफ जो भी थे जिनमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसके रिटर्न्स बेहद कम थे, 1% 2%। अभी यूक्रेन और कोविड ये सब क्राइसिस के बावजूद भी हम लोग अगर ये 8.10 दे पा रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये जरूरी नहीं है कि 8.10 रहेगा, ये रिटर्न अगर बढ़ेगा तो मेरे को उम्मीद है कि क्योंकि ये इक्विटी में भी जा रहा है 15% नया पैसा, तो सरकार इसमें हो सकता है सारा पैसा आप इक्विटी में डलवा दो ना ईपीएफ पर। नहीं सर, वो इसलिए वो सर मेरा रोल नहीं, वो मेरा रोल नहीं है ना, वो तो भाई जब आप देखिए, जब अगर ये व्यवस्था बन रही है, लोग ये कह रहे हैं कि इक्विटी में 15%, 18%, 20%, वट एवर, नहीं इसमें आया है जो पीछे, नहीं मैं इस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, जो अभी जिस फाइनेंशियल ईयर के 8.10 के लिए अपन बात कर रहे हैं, वो 8.10 कैसे हुआ है, उसके पीछे के लॉजिक्स ये है कि कुछ जो फिक्स्ड इनकम। मिसिंग द पॉइंट नाटानी साहब, देखिए माफ करना मेरे को, मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि यदि आपको ये लगता है, और है, आप जो तथ्यात्मक बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है,
हो सकता है कि स्टॉक मार्केट से या इक्विटी मार्केट से आपको 15% से भी ज्यादा का रिटर्न मिलता हो, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले इस दौरान मिला है, आगे मिलेगा कि नहीं ये कोई फिक्स नहीं होता। अरे सर, आप आगे की बात क्या कर रहे हो, मैं आपको हिस्टोरिकली बता देता हूँ। 1978 से बीएसई सेंसेक्स देख लीजिए और आज बीएसई का सेंसेक्स देख लीजिए। हमारी जो CAGR है, जो कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट है, वो तो इस 8.1% से ज्यादा ही है ना। हाँ वो तो फिर हम है ना। तो जब वो है हमारे पास डेटा, तो हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि सारा का सारा ईपीएफ का पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगा दीजिए, जो रिटर्न आएगा हम दे देंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स दे रहे हैं ना जी। लेकिन सर एक्चुअली आपको क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड आपको मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रिटर्न ही दे रहे हैं ना सर। वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। पर क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में, अगर आप एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट 1951 पढ़ेंगे ओरिजिनली, उसके बाद जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो पढ़ेंगे, तो फिर सरकार ने ये क्यों लिमिट लगाई कि साहब नहीं, इसका एक मेजॉरिटी जो पोर्शन है वो इक्विटी मार्केट में नहीं जाएगा। आज भी जितने पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, आज की तारीख में जो एनपीएस था, एनपीएस में भी क्या है सर, टीयर 1 टीयर 2 अकाउंट है। बाकी के सालों में जो नेट कलेक्शन है वो प्लस में है। इसका मतलब ये है कि सरकार के लिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फंड्स है। अब जो सीएजी वो ये कह रहा है कि साहब आप ऑफ बजट फाइनेंसिंग करते हैं, उससे क्या होता है, आपका एक्सपेंडिचर कम दिखता है, फिजिकल डेफिसिट आपका कम हो जाता है। तो सीएजी ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, आप ट्रांसपेरेंसी लाइए और ऑफ बजट एक्सपेंडिचर मत करिए। तब इन्होंने ये डिसीजन लिया। अब पुराने साल का बकाया और इस साल का दोनों को मिला के करेंगे तो वो 30 लाख की जगह 34.5 लाख करोड़ हो जाता है। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का ये बढ़ गया, इसलिए आपका जो फिजिकल डेफिसिट है वो बढ़ गया। अब ये जो एनएसएसएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन्होंने कम किया है, ये इसलिए किया है कि सरकार को कम इंटरेस्ट पर ये पैसा मिले और सरकार अपने प्रोजेक्ट्स में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको ये पैसा, वो उधार इसी में से जाता है और उनको ये पैसा आसानी से मिलता रहे। तो इसलिए सरकार ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है, ये ऐसे टाइम पर किया है जब इन्फ्लेशन हाई है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन कम होने की संभावना मुझे थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि ऑलरेडी सप्लाई साइड के प्रॉब्लम्स हैं। ऑलरेडी ये जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, आप कह रहे हैं कि साहब डीजल और पेट्रोल पर दाम शायद न बढ़ाएं, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। नहीं वो भी बढ़ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, वो भी बढ़ सकता है। 130 डॉलर पर बैरल को 112 है अभी सर, 112 है अभी, लेकिन वो मैं मान सकता हूँ कि बढ़ेगा, वो बढ़ सकता है। इसलिए और ये जो 0.4% जो इन्होंने कम किया है, इससे कोई उसकी भरापूर्ति हो भी नहीं सकती नहीं, है। इसके लिए नहीं होता है सर, वो इसके लिए नहीं होता है। एक्चुअली क्या है कि इनका जो बेसिक रूल्स हैं, इनका बेसिक फंडा है, वो ये चाहते हैं कि जितना इंटरेस्ट आउट गो है और उतना उस साल में जो इनकम आ रही है रेवेन्यू, उससे वो ज्यादा न हो। और ये किसी को भी, अपने घर का भी अगर अपन बजट बनाते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी इनकम अगर 1 लाख रुपए महीना है तो 1,05,000 रुपए महीना खर्चा ना हो। वो तो ठीक है, उसमें कोई, सरकार क्या चाहती है, सरकार उसे 99,500 पर रखती है। 500 रुपीज सरप्लस अमाउंट में उनके पास रहना चाहिए, वो रखती है उसमें। तो ये जो 77,000 के अराउंड इसकी लास्ट ईयर की इसकी इनकम हुई थी, तो उसके आधार पे जो इनकम का जो एस्टिमेशन है 77,000 का, उसके आधार पर ये 8.10 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला है। एक्चुअली उसमें कोई क्रूड से या इन्फ्लेशन से रिलेशन सरकार नहीं करती है। बेसिकली ये एक बजट है, जितनी रेवेन्यू आ रही है उतनी जा रही है ना। अब वो सब पैसा भी एम्प्लॉइज का ही है। कल को ईपीएफओ में आने वाले साल में ज्यादा इनकम अगर इंटरेस्ट रेटों की वजह से भी, बॉन्ड यील्ड अगर सरकार के फेवर में रहते हैं और आपकी रेवेन्यू ज्यादा होती है इससे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट से भी, तो और अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ाना पड़ेगा। अगर पैसा आ गया तो कल को 85,000 करोड़ रुपया कमाती है सरकार, तो इंटरेस्ट रेट इसमें बढ़ेगी, ये निश्चित है। उसको मैं पेट्रोल से रिलेट नहीं कर रहा, इन्फ्लेशन से रिलेट करने का मेरा कोई इसका उद्देश्य नहीं था। वो तो इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं, उसके लिए वो बात आ गई है। अदरवाइज इनका काम सिर्फ ये है कि जितना रेवेन्यू इस फाइनेंशियल ईयर में आने की संभावना है
उसी आधार पर उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन हो। उसमें 450 करोड़ रुपए के लगभग इन्होंने रखा है, जो इनका एस्टिमेट है। उसी हिसाब से इन्होंने 8.10 का इंटरेस्ट रेट निकाला है। अगर ये पूरा 8.50 देते हैं तो 3500 करोड़ रुपए, लगभग 3500 करोड़ रुपीस का लॉस आएगा, ये निश्चित है। तो अब आप अपनी ईपीएफओ के अंदर अगर आप 3500 करोड़ रुपए लॉस की किटी बनाना चाहें तो वो मेरे को लगता है कि अपने को नहीं सोचना चाहिए वैसा। मैं उस तरफ जा रहा हूं। मेरे को इन्फ्लेशन से या पूरे इकोनॉमिक इंपैक्ट से इस ईपीएफओ के इंटरेस्ट रेट में मुझे लगता नहीं है कि जोड़ना चाहिए, ऐसा मुझे महसूस होता है। जो गवर्नमेंट ने किया है, जो नोटिफिकेशंस अभी आया भी नहीं है, वैसे नोटिफिकेशन तो अब आएगा इसका, लेकिन जो रिकमेंडेशन आई है उसमें उन्होंने ऐसा ही लिखा है। तो वो मेरा मानना है कि शायद प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी हैं। यामिनी जी, आपका क्या अनुभव है, क्या पर्सपेक्टिव है कि क्या सरकार का ईपीएफ को घाटे से बचाने के लिए किया गया है, या सरकार के कुछ दूसरे दबाव हैं, सरकार के पास अपनी लायबिलिटी कम करना चाहती है? और दूसरी बात जो हम दोनों हमारे पैनलिस्ट ने चर्चा की, लेकिन वो मिस हो रहा है अभी भी, क्या पेट्रोल डीजल के भाव अब नहीं बढ़ेंगे, या बढ़ेंगे? क्या वहां राहत मिल सकती है क्या? जी देखिए, जब हम ईपीएफओ की बात करते हैं, ये एक रिटायरमेंट सेविंग है, और इस रिटायरमेंट सेविंग पे एक गारंटीड रिटर्न देना सरकार की तरफ से एक जिम्मेदारी की बात बन जाती है। उस रिटर्न को कायदे से जो है माना जाता है कि उसे एक ऐसा रिटर्न दिया जाए जो बाकी सारे रिटर्न से गारंटीड हो। तो अगर आप देखें, एसबीआई के द्वारा जो 15 साल में रिटर्न मिल रहा है वो 5.1% है, जो पीपीएफओ पे मिल रहा है वो 7.1% है। इन्फ्लेशन की दर आपकी कंटिन्यूअसली बढ़ रही है और हार्डन कर रही है, क्योंकि एक तो यूक्रेन रशिया का क्राइसिस है। ऑयल प्राइसेस $136 पर बैरल तक जा चुकी हैं, जिसके तहत माना जा रहा है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ेंगी, जो फूड इन्फ्लेशन में भी रिजल्ट करेंगी, और फ्यूल इन्फ्लेशन की वजह से सारी जगह इन्फ्लेशन की दिक्कत रहेगी, जिसके तहत अब ऑलरेडी जो एक मार्केट सप्लाई है उसमें अगर आप देखें तो ओवरऑल मार्केट सप्लाईज में कोशिश की जाएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन भी किया जाए, जो फर्दर इंटरेस्ट रेट्स पे असर कर सकता है। इन्फ्लेशन होने की वजह से, और खास तौर पे ये मद्देनजर रखते हुए कि इक्विटी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रहेंगी और उनकी वजह से रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, जो ईपीएफओ की इनकम है वो अगले साल के लिए जो आंकी जा रही है वो कम आंकी जा रही है, और उसी के आंकने पे उन्होंने ये इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं। कोशिश फिर भी ये की है कि ओवरऑल जितने भी इंटरेस्ट रेट्स हो, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम्स हो, चाहे वो एसबीआई जैसे बैंक के ऊपर रिटर्न की बात हो, या पीपीएफओ के रिटर्न है, उससे ऊंची ही रखी जाए। पर ये कहना कि ये जो है लोगों को बहुत फायदा नहीं पहुंचाएगी, ये गलत होगा, क्योंकि रिटर्न्स अभी भी बेहतर है और ये रिटायरमेंट प्लानिंग की तरफ है। अगर आप देखें, जो पेंशन स्कीम्स अब आई हैं नई, जो लोगों को मिल रही हैं, वो मार्केट रिटर्न से रिलेटेड होने की बात कर रही है, क्योंकि काफी पोर्शन जो है अब इक्विटीज में भी लगता है, जिसमें इसमें माना जाता है कि 65% ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे लगनी चाहिए, जिसकी वजह से काफी हद तक इसके जो रिटर्न्स हैं वो गारंटीड रहते हैं, क्योंकि वो सरकारी सिक्योरिटीज में पैसा लगता है। तो कोशिश यही की गई है कि लोगों तक ज्यादा से ज्यादा रिटर्न पहुंचाया जाए, लेकिन फिस्कल स्पेस को और जो इनकम्स ईपीएफओ पे होनी है उस दोनों को ध्यान रखते हुए, क्योंकि खास तौर पे इन्फ्लेशन की वजह से काफी हद तक फिस्कल स्पेस भी कम होती है, और जो रिटर्न्स इक्विटी के माध्यम से या किसी और माध्यम से बढ़ रहे हैं वो रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से असर करते हैं। तो आपका कहना है सरकार का डिसीजन ठीक है? जी, सरकार का डिसीजन इस मौजूदा स्थिति में ठीक है, लोगों तक ज्यादा से ज्यादा रिटर्न। तो फिर आप ये भी कहेंगे पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ा देना चाहिए? जी देखिए, पेट्रोल डीजल के भाव अगर बढ़ते हैं तो सीधा सीधा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कोशिश आरबीआई की यही रहेगी और सरकार की भी यही रहेगी कि इन्फ्लेशन को दायरे के अंदर लाया जाए। अगर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं तो एक्साइज टैक्सेस को कम करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो है लोगों तक ज्यादा फायदा पहुंचे। जब एक्साइज टैक्सेस बढ़ाए गए थे उस समय कोविड का दौरान था और जो वॉल्यूम्स थे वो कम थे, लेकिन अब क्योंकि इकोनॉमिक रिकवरीज हो गई हैं,
वैक्सीनेशन का प्रोग्रेस बहुत अच्छा है, लोग अब अपने काम पे जा सकते हैं। तो जो वॉल्यूम्स हैं, खासतौर पे पेट्रोल और डीजल की जो रेवेन्यूज जनरेट होंगे वो अब थोड़े ज्यादा होंगे, तो एक थोड़ा स्कोप मिल जाता है वहां पे कट देने का, ताकि जो है इन्फ्लेशन दायरे के अंदर रखा जाए। मैं नहीं कहती कि ऐसा होगा, पर अगर सरकार को इन्फ्लेशन को दायरे में रखना है तो थोड़ा बहुत उसमें एडजस्टमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ सकती है, जिसके लिए वो फिस्कल स्पेस बनाना बहुत जरूरी है, अपने सारे लाइबिलिटीज और अपने एसेट्स देखते हुए। बिल्कुल। तो फिलहाल चर्चा में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि आखिर इस कदम का बाजार, शेयर बाजार पे क्या असर होगा, क्या शेयर बाजार इसको पॉजिटिव तरीके से लेगा, और सवाल ये है कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी। संक्षेप में मैं चाहूंगा कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें रखें। ब्रेक के बाद मिलेंगे तो बात करेंगे। कहीं मैं जाइए लौट के छोटे छोटे। हर सदस्य यहाँ सुना रहा बदलाव की कहानी, क्योंकि परिवार ही है हमारी जिंदगानी। बदल गया है अपना परिवार, नया जैसा मिल रहा हर बार। हेल्थ के टिप्स हो, चाहे आज के इस पेंडेमिक दौर में पॉजिटिव एनर्जी की संचार की बात हो, परिवार का परिशिष्ट जो आता है पत्रिका के साथ में, वो मेरे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आई कांग्रेचुलेट राजस्थान पत्रिका फॉर दिस वंडरफुल एफर्ट। थैंक यू। परिवार मैगजीन द्वारा हमें जहां हेल्थ टिप्स, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, मनोरंजक कहानियां बच्चों के लिए, इन सब परिवार के सभी लोगों का ध्यान रखा गया है कि जहाँ सब चीजों से बढ़कर संस्कार होता है, हर एक बात का कोई ना कोई आधार होता है, रिश्ते जहाँ आपस में मिलकर खिलखिलाते हैं, एक ऐसी ही जगह जिसका नाम परिवार होता है। परिवार के सदस्यों की सेहत को लेकर सजग रहने की सलाह होती है, तो आज से आप भी पत्रिका के परिवार अंक का सदस्य बनिए। बुजुर्ग लोगों के बारे में या किस तरीके से वो नई तकनीक, जो मैंने संस्करण अभी पढ़ा वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अपना कॉलम हम खुद भी बना सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो मुझे यह भी चीज बहुत अच्छी लगी कि हम सभी महिलाएं उसमें ऐड हो सकते हैं। थैंक यू परिवार क्लब मैगजीन के माध्यम से हमें पत्रिका के द्वारा बहुत रोचक जानकारियाँ प्राप्त हो रही है। न्यूज़पेपर का वो सेगमेंट परिवार, वो मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, बिकॉज मुझे लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनिंग सेगमेंट ही नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेगमेंट भी है। वॉइस, इंफॉर्मेशन और पार्टिसिपेशन, ये जो पेज है ये बेहद पसंद आता है, क्योंकि मैं इसमें कई चीजों को सीख पाता हूँ और कई जिंदगियों को देख पाता हूँ, पढ़ पाता हूँ। परिवार मुझे मेरे परिवार के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करने का मौका देता है, बिकॉज परिवार की एक खासियत है, उसमें सारी एज ग्रुप के लिए सब कुछ मटेरियल मिलता है। तो थैंक यू राजस्थान पत्रिका हमें परिवार प्रोवाइड करने के। ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, बच्चों के लिए डेफिनेटली बहुत कुछ है रीड करने के लिए, इवन मेल्स के लिए। तो ये मैगजीन ऐसी है जहां आप सपरिवार बैठ के इसको रीड कर सकते हैं और अपने परिवार को बहुत ज्यादा क्लोज ला सकते हैं। आपका अपना परिवार परिशिष्ट हर बुधवार पढ़ते रहिए पत्रिका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि सरकार को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और शेयर बाजार के लिए इसका क्या संबंध है। क्या शेयर बाजार इसको पॉजिटिव लेगा? और नटानी जी, आप क्या समझते हैं, शेयर बाजार इसको एक पॉजिटिव नोट पर लेने वाला है या इसमें शेयर बाजार को से कोई संबंध नहीं है इसका? संक्षेप में। नहीं, 8.10 अगर इंटरेस्ट रेट इन्होंने की है तो क्योंकि ईपीएफओ का कुछ पोर्शन शेयर बाजार में जाता है, तो ये वैसे शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एक तरीके से उस तरफ होगा प्रमोट, लेकिन थोड़ा मतलब ऐसा प्रेरित करता है कि ऐसा उधर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में जाए। लेकिन अभी हाल फिलहाल ऐसा कुछ कह पाना मुश्किल है कि इसी की वजह से कल जब बाजार ओपन होगा तो कुछ इसका इम्पैक्ट इसी की वजह से इसमें आने वाला है, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी दूसरी चल रही है, तो वो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा अभी असर करेगी। पेट्रोल डीजल के भाव आपको लगेंगे बढ़ेंगे, बढ़ सकते हैं? अभी भी लगता है ये यूएस का जो सैंक्शंस अभी यूएसएसआर पे लग रही है, ये उस पर डिपेंड करता है कि ये फाइट कितना चलती है अभी, और
ये अभी प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है अगर ये चुनाव हो चुके हैं सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के मेरे ख्याल से 7 से लेकर 8 दिन हो चुके हैं, 7 का लगभग 4 दिन मान 7 दिन मान लीजिए, 7 दिन के बाद भी पेट्रोल डीजल भाव नहीं बढ़े, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार में एक रीथिंकिंग तो मैं यामिनी जी की हर एक बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। यामिनी जी का असेसमेंट बिल्कुल सही है कि वो एक्साइज ड्यूटी के अंदर कमी कर सकते हैं, क्योंकि जब एक्साइज ड्यूटी लगाई गई, बिल्कुल बड़ी खबर, मतलब अगर ऐसा होता है तो बड़ी सूचना, बड़ी खबर हो सकती है हमारे दर्शकों के लिए कि पेट्रोल डीजल के भाव शायद अभी तो तुरंत ना बढ़े। लेकिन प्रोफेसर सोमदेव शायद से सहमत नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं सोमदेव जी। नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि स्टॉक मार्केट पे इसका कोई बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला मुझे नहीं लगता है। और जहां तक पेट्रोल डीजल का प्राइस का सवाल है, देखिए वो किस तरह से बढ़ाएंगे, एक्साइज में 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन बाद भी नहीं बढ़ाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी सरकार ये तय नहीं कर पा रही है कि हमको कितना बढ़ाना है, क्योंकि जो बढ़ाने का दर है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है वो बहुत ज्यादा डिमांड कर रही है। नहीं, उसमें सोचने वाली क्या बात है? आप 70 पैसे, 50 पैसे, 30 पैसे तो बढ़ा ही सकते हैं ना, जो बढ़ाते थे पहले। एक दिन में 50 पैसे बढ़ा दीजिए, कम से कम सोचने का काम सोचते रहिए उसके बाद। सर ऐसा नहीं करेंगे, वो 70 पैसे 50 पैसे नहीं बढ़ाएंगे। अरे तो समझ के थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाएंगे, झोली में जितना आए झोली में उतना अच्छा है, उसके बाद सोच लेंगे, सोचते रहिए उसके बाद। और हमारे पैनलिस्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो अभी दे आर ट्राइंग टू रीजिग कि भाई वो एक्साइज को कम करें कि किसको कम करें, कि यहाँ से हटाएं कि यहाँ से हटाएं। तो एक मैथमेटिक्स का गेम अभी चल रहा है। इसलिए आप ये मत समझिए कि 70 पैसे 1 रुपए नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ज्यादा, क्योंकि सरकार का जो श्रीलंका में जिस तरह से 254 रुपए हो गया, वो होने वाला है क्या 254? हाँ, आप देखो श्रीलंका में क्या हाल हो रहे हैं, पाकिस्तान में क्या हाल हो रहे हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि ये फिगर देना बड़ा मुश्किल है कि कितना बढ़ेगा, फिगर देना बड़ा मुश्किल है, पर यह है कि बढ़ेगा जरूर, क्योंकि ज्यादा दिन सस्टेनेबल ये है नहीं। अच्छा, मतलब आपका कहना है अर्थशास्त्री के रूप में कि बढ़ाना चाहिए सरकार को? नहीं, वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना भाई, फिस्कल स्पेस कहाँ से मिलेगा? भाई जो फिस्कल प्रॉब्लम है उसको कैसे निपटेंगे अगर नहीं बढ़ाएंगे? अब कितना बढ़ेगा ये तो मोदी सरकार के लिए रिकमेंडेशन है कि जो है ना बढ़ा दिया जाए। हमारे प्रोफेसर सोमदेव जी ने रिकमेंड कर दिया है। प्रोफेसर यामिनी अग्रवाल जी। जी देखिए सर, जो स्टॉक मार्केट्स है उसके ऊपर एक अच्छा ही असर पड़ेगा, क्योंकि वो देखा जाएगा उसे एक फिस्कल प्रूडेंस की तरह और एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह, जिसके अंदर इन्फ्लेशन के चैलेंजेस को खास तौर पे मद्देनजर रखते हुए इंटरेस्ट रेट के दायरे ऐसे रखे जाएं जिसमें लोगों को फायदा भी पहुंचे और एक गारंटीड रिटर्न भी पहुंचे। तो मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट्स उसे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही देखेगी, एक बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखेगी, फिस्कल प्रूडेंस की तरफ देखेगी और फिस्कल डेफिसिट्स को सावधान रखते हुए बाकी सारे दायरों के अंदर जो बेस्ट रिटर्न हो सकता है उसे अवेलेबल कराया जाए, उसको सोच रखते हुए मेरे ख्याल से उसे पॉजिटिवली ही लेगी। बिल्कुल, तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कुल मिला के कि जो पेट्रोल डीजल के भाव है उनका कुछ ना कुछ संबंध आपके ईपीएफ के रेट घटने से भी है। सरकार एक तरह से बैलेंसिंग एक्ट कर रही है। उम्मीद करना चाहिए कि सरकार ऐसे कर रही हो और हमारी जेब पे असर ना आए, और कम से कम 1 महीने सरकार इस तरह का इंतजार करे तो उम्मीद करना चाहिए तब तो यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए और हमें इस मुसीबत से सामना ना करना पड़े कि हर रोज हम जो पेट्रोल डीजल भराने जाते हैं तो एक तरह से टैक्स अदा करके आते हैं, टैक्स भर के आते हैं। आप सभी लोग चर्चा में जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देखते रहिए पत्रकारिता। नमस्कार।